तो फाइनली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो है वो रिलीज हो चुकी है और हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जो कि इसका पार्ट 1 था वो बहुत ही ज़्यादा एक ज़बरदस्त तरह की मूवी थी जिसने ऑस्कर के अंदर बेस्ट एनिमेटेड पिक्चर का अवार्ड भी जीता था और ये सच में एक बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन एक मूवी के इतने ज़्यादा अवार्ड्स और रिकग्निशन हासिल करने के बाद भी अगर उसका हाइप ना बने तो कहीं ना कहीं देख के अफसोस तो ज़रूर होता है। और यही सारी की सारी सिचुएशन चल रही थी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के साथ, जहाँ पे उसका इतना ज़्यादा हाइप नहीं बन रहा था, लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड रखा हुआ था कि वो सिर्फ एक एनिमेटेड मूवी है जो कि बच्चों के लिए है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसकी पहली मूवी ने मुझे हिला के रख दिया था, तो इसकी सेकंड मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो यार इसने मेरी पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशंस के अंदर घुस के उसको चीर फाड़ दिया है। आई मीन टू से कि इससे ज़्यादा बेहतर स्पाइडरमैन मूवी के अंदर शायद ही कुछ हो सके। सो गाइज, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का स्पॉइलर फ्री रिव्यू और मैं अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे के पूरे रिव्यू की स्टार्ट करना चाहूँगा इसके एनिमेशन स्टाइल और विजुअल इफेक्ट्स के साथ। अब इसकी पहली जब मूवी को रिलीज़ किया गया था तो वो अपने अंदर एक मास्टरपीस मानी जा रही थी एनिमेशन के हवाले से, क्योंकि इसके अंदर जो एनिमेशन इस्तेमाल की गई थी इससे पहले हमने किसी भी एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं यूज़ होते हुए देखी है। जहाँ पे हमें कॉमिक बुक जैसी फील देने की कोशिश करने के लिए उन्होंने कॉमिक की तरह जो एनिमेशंस को क्रिएट करा, बबल्स बना के हमें बातें दिखाई, हमें कॉमिक की तरह रेफरेंसेस दिए जिस तरह से हमें कॉमिक के अंदर नज़र आते हैं। और इसके अलावा सबसे खास बात ये थी कि जब भी कोई स्पाइडरमैन जो कि एक दूसरी डायमेंशन का होता है तो जब उसकी स्टोरी सुनाई जाती है, जब उसके ऊपर फोकस होता है तो एनिमेशन स्टाइल चेंज हो जाता है, जो कि ये बात बताता है कि उसकी यूनिवर्स इस यूनिवर्स से अलग है। और ये सारी की सारी छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर नज़र रखते हुए जो उन्होंने मास्टरपीस क्रिएट किया था वो एक बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ थी। तो जहां हमने पिछली मूवी के अंदर 5 अलग अलग स्पाइडरमैन्स को देखा था, इस पूरे के पूरे सीक्वल के अंदर हमें तकरीबन 200 से भी ज़्यादा स्पाइडरमैन को किसी ना किसी फॉर्म के अंदर दिखाया जाने वाला था। तो यहाँ पे इस पूरी की पूरी चीज़ को 1 नॉच नहीं, 2 नॉच नहीं, बल्कि 10 नॉच ऊपर ले जाया गया है। यहाँ पे जब आप हर एक स्पाइडरमैन को देखेंगे, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही अलग फील आ रही होगी कि सच में ये किसी और डायमेंशन, किसी और यूनिवर्स का है। चाहे हम यहाँ पे स्पाइडरमैन इंडिया की बात कर लें, चाहे हम यहाँ पे स्पाइडर पंक की बात कर लें, हम यहाँ पे हमारे स्पाइडरमैन की बात कर लें, हम स्पाइडर ग्वेन की बात कर लें, क्योंकि इस पूरे के पूरे सीक्वल में उसकी यूनिवर्स और उसके भी अच्छे खासे ओरिजिन को दिखाया गया है। तो अगर मुझसे विजुअल इफेक्ट्स के हवाले से अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि दोबारा अगर ये मूवी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीतती है तो मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं होगी। इसी के बाद अगर मैं इसके पूरे के पूरे कैरेक्टर्स के ऊपर बात करता चलूँ, जैसा कि ये माइल्स मोरालेस की मूवी है, तो माइल्स मोरालेस अपनी पिछली मूवी की तरह इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से शाइन करता है। अब मुझे ये बात देख के तो मूवी समझ में आ गई है कि माइल्स मोरालेस को लोग बहुत ही ज़्यादा हेट देने की कोशिश करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक अंडररेटेड स्पाइडरमैन है। हाँ, ये बात मानने वाली है कि वो अभी तक लाइव एक्शन के अंदर नहीं आया, जिस वजह से उसकी इंपॉर्टेंस कम मानी जाती है। लेकिन ये मूवी अगर आपने देखी है और इससे पहले वाली, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माइल्स की स्टोरी में जितना दम है पीटर पार्कर को वो आराम से टक्कर दे सकता है। और ये पूरी की पूरी मूवी माइल्स मोरालेस ने अपने ज़बरदस्त तरीके के कैरेक्टराइजेशन के साथ हमें अपना फ़ैन बना दिया है। ये पूरी की पूरी मूवी फील हो रही थी कि माइल्स के हवाले से ही है, माइल्स बहुत ज़्यादा उसको पर्सनल लेके चल रहा है और इसके अलावा जो बाकी दूसरे कैरेक्टर्स थे उनके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके फोकस की वजह से माइल्स के ऊपर से हमारा फोकस हट रहा था। ये मूवी माइल्स की ही है और ये ऐसी ही फील हो रही थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम सारी की सारी स्टोरी को माइल्स के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। इसी के अलावा अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो मैं यहाँ पे ज़्यादा स्पॉइलर कैटेगरी में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे लग रहा था कि इसके ट्रेलर्स वगैरह को देख के तकरीबन सारी स्टोरी तो स्पॉइल हो ही चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टोरी के अंदर जो ट्विस्ट मौजूद थे वो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। खासकर अगर हम इसकी एंडिंग की, इसके मिड की बात करें, इसके थर्ड एक्ट की बात करें, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उसको इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया था कि लग रहा था कि इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स के साथ, बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ लिखा गया इसकी स्टोरी को, और आखिर में जो पूरा का पूरा सिचुएशन क्रिएट होती है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल थी। अब जिन लोगों ने मूवी को देखा है वो समझ रहे हैं कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइडरमैन दिखने वाले थे, तो हमें यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा गजब के कैमियोज़ भी नज़र आए हैं। और ये कैमियोज़ वो नहीं जिनको आप समझ रहे हैं, बल्कि उनके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम कैमियोज़ हैं जो कि सिर्फ हार्डकोर स्पाइडरमैन फैंस ही जान सकते हैं। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे दूसरे और कैरेक्टर्स की बात करूँ तो स्पाइडर ग्वेन का कैरेक्टर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर, और हेली स्टैनफील्ड की जो पूरी की पूरी वॉइस ओवर था उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे काबिल तारीफ जो पूरी की पूरी वॉइस एक्टिंग थी वो ऑस्कर आइजैक के मिगेल ओहेरा की थी, यानी स्पाइडरमैन 2099 की, जो कि इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि इस पूरी की पूरी चीज़ को लेकर आगे चलता है
और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर जहाँ पे हम माइल्स की साइड पे तो होते हैं, लेकिन मिगेल ओहेरा एक ऐसी ज़बरदस्त तरीके की बात को बताता है इस मल्टीवर्स की पूरी कॉम्प्लिकेशंस को समझाते हुए कि हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन 2099 तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन माइल्स के हवाले से अगर हम देखें तो वो चीज़ हमें गलत लग रही होती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे आता है जहाँ आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मिगेल ओहेरा सच में गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस पूरी की पूरी मूवी की। और मैं कहूँगा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एक ऐसी मल्टीवर्सल मूवी है जिसको मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने बड़े लेवल के ऊपर इतना ज़बरदस्त काम कर जाएगी। ये मूवी वो सारे के सारे काम कर देती है, मेरी उन सारी की सारी शिकायतों को दूर कर देती है जो कि मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने के बाद बनी थी, कि वो एक मल्टीवर्स की मूवी थी जिसके टाइटल के अंदर मल्टीवर्स मौजूद था, जिसके अंदर मैडनेस मौजूद थी मल्टीवर्स की। उसके अंदर हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रही है, जिस वजह से मैं इस पूरी की पूरी मूवी का बहुत ही बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। और हाँ, ये मूवी एंडिंग की तरफ जाते हुए आपको इनकम्प्लीट ज़रूर फील होगी, आपको लगेगा कि बस ख़त्म, अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेसिकली ये पूरी की पूरी ट्रिलॉजी का एक सेकंड पार्ट था और उसका जो अगला पार्ट होने वाला है उसके अंदर इस स्टोरी को कंक्लूड किया जाएगा, जो कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स होने वाला है। अब मैं इसके आखिरी पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि उसके अंदर वो उससे भी ज़्यादा और क्या गज़ब की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये पूरी की पूरी मूवी उन प्रोजेक्ट्स में से एक है जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है, और अब कोई ऐसी एनिमेटेड मूवी जो कि इससे ज़्यादा बेहतर हो वो सोचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स कैसी मूवी है, तो मैं ये कहूँगा कि वो एक पूरा का पूरा विजुअल इफेक्ट्स का मास्टरपीस है। उसके अंदर हमें ऐसे विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपने कभी सोचे तक नहीं होंगे, जिनको देख के आपको एक ऐसी फील आएगी कि एनिमेशंस की दुनिया के अंदर भी बहुत सी औसम चीज़ों को किया जा सकता है, और वो सब इस मूवी के अंदर किया गया है। इसके साउंड इफेक्ट्स की बात करें, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, तो सब कुछ ऐसा है जो कि आपको गूज बम्प्स दिला रहा था। खासकर अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो ये एक ऐसी मल्टीवर्सल स्टोरी है जिसको हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमें वहाँ देखने को नहीं मिली, और उसकी पूरी की पूरी कसर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से निकल जाती है। ये एक माइल्स मोरालेस की मूवी तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ ये स्पाइडरमैन की मूवी थी, और यहाँ पे हर एक स्पाइडरमैन फैन जो कि पिछले 40 साल से स्पाइडरमैन को फॉलो कर रहा है वो कहीं ना कहीं इस मूवी को किसी ना किसी तरीके से एंजॉय अपने तरीके से करेगा ही। और यही इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये माइल्स की मूवी होते हुए भी सारे के सारे स्पाइडरमैन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि ये माइल्स की नहीं बल्कि स्पाइडरमैन की मूवी फील होती है, और यहाँ स्पाइडरमैन के बीच में ए नहीं बल्कि ई है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड आई होप कि आपको मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं आपको बताता चलूँ कि इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर कोई मिड क्रेडिट सीन और एंड क्रेडिट सीन नहीं रखा गया है, जो कि इस मूवी का और भी ज़्यादा हाइप बढ़ा रहा है अगली मूवी के लिए। तो एंड तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस मूवी को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सिनेमा में जाके देखें, क्योंकि इसके विजुअल इफेक्ट्स, इसकी साउंड मिक्सिंग जो है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर काम कर रही थी। तो आप लोग इस मूवी को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कीजिएगा, और ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम मूवी है। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज पीट, अगर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।